नमस्कार, मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपके घर से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर डिस्कशन का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या 8 पे कमीशन लागू होने में क्या देरी हो सकती है। अब क्यों ये देरी हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। संसद में ये मुद्दा उठा था, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं। अगली खबर जिस पर हम बातचीत करेंगे वो ये कि क्या बैंकों का सिरदर्द बन गया है मॉनसून। अब क्यों ये सिरदर्द बना है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही बातचीत ये भी करेंगे कि बैंकों ने, खासकर जो प्राइवेट बैंक है, उन्होंने किस तरीके से आपके ऊपर पेनल्टी लगाकर हजारों करोड़ रुपए की कमाई की है। और सबसे आखिर में चर्चा होगी गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में अब जो तेजी आएगी वो शायद आपने पहले कभी देखी ना हो, क्योंकि जेफरीज का ये दावा है कि गोल्ड में अब तूफानी तेजी आने वाली है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करें। खबरों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। चलिए, तो मनी सेंट्रल को आगे बढ़ाते हैं और पहली खबर जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर है और इसे लेकर एक बार फिर से बहस जो है वो तेज हो गई है। दरअसल बहस इसलिए भी छिड़ी है, इसलिए बहस तेज हुई है क्योंकि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये कहा कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है और हर काम की जानकारी या प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो कई जानकार हैं मामले के, जो कई विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आयोग 18 महीने में ही रिपोर्ट सौंपता है तो 8 पे कमीशन लागू होने में और देर हो सकती है, क्योंकि आयोग पर किसी तरीके का दबाव नहीं है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि अब आयोग का या तो सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा या फिर सीधे फाइनल रिपोर्ट। इसके अलावा बीच में सरकार से कोई भी बातचीत होती हुई नजर नहीं आएगी आयोग की तरफ से। तो प्रवीण सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 18 महीने लगेंगे। अब पंकज चौधरी ने भी कहा है कि उनके पास समय है पूरा, तो कई जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर 18 महीने पूरे लगेंगे और जिस तरीके से दबाव नहीं है आयोग के ऊपर, तो इसके लागू होने में, रिपोर्ट सौंपने में और देरी हो सकती है। नहीं, देखिए, दबाव को लेकर तो पहली चीज़ ये साफ कर देनी चाहिए कि जो खुद राज्यसभा में जो जवाब दिया है, एक जावेद अली खान साहब जो राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा था, तो उसमें सरकार ने साफ तौर पर ये बताया है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसके तहत जो 8th पे कमीशन है उसको फुल ऑटोनॉमी दी गई है। ऑटोनॉमी दी गई है, इसका मतलब ये है कि सरकार जब तक 8th पे कमीशन का कार्यकाल है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती 8th पे कमीशन की, तब तक सरकार की तरफ से किसी भी कामकाज में 8th पे कमीशन की उसमें दखल नहीं दिया जाएगा। आयोग से किसी भी तरह का प्रोसीजर से जुड़ी चीज़ें या दूसरी चीज़ों को लेकर सरकार आयोग को किसी तरह का निर्देश या परामर्श नहीं देगी। तो सीधे तौर पर जो प्रक्रियाएं हैं, आयोग उनको अपनी सहूलियत या अपने जो तरीका है उसके हिसाब से करना चाहता है और उसको करेगा। सरकार की तरफ से इसको खुली आज़ादी है। सीधे तौर पर सरकार ने एक चीज़ ये बताई है। दूसरी चीज़ जो ये बात आ रही है कि सरकार ने कहा कि साहब हमने 18 महीने का वक्त दिया है, ये बात भी TOR में मौजूद थी जब इसको लागू किया गया। आपका 28 अक्टूबर को TOR को सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया और 3 नवंबर 2025 से 8th पे कमीशन ने दरअसल काम करना शुरू किया, गठन करके उसको कामकाज शुरू हुआ। अब जो सरकार का ये बयान है, इससे एक संदेश इस बात का निकल रहा है सिमरनजीत कि अगर 18 महीने का कार्यकाल पूरा होता है, यानी सरकार की तरफ से कोई इस तरह का दखल नहीं है कि आप जल्दी रिपोर्ट पेश करें, और 18 महीने का पूरा वक्त लेता है आयोग, और उसके बाद अगर आप 2 महीने मान लीजिए अगर बहुत जल्दी कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से, तो 2 महीने का भी अगर आप मिनिमम एक टाइम ड्यूरेशन लेकर चलते हैं सरकार की तरफ से अप्रूवल के लिए, हालांकि मैं ये मानता हूं कि ज़्यादा वक्त लगेगा, तब भी आप ये मानकर चलिए कि अगले साल अगस्त तक ही 8th पे कमीशन की रिपोर्ट पर जो है सिफारिशों पर काम होगा या उसको अप्रूवल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आज से आप ये मानकर चलिए कि पूरा 1 साल अभी
केंद्र सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनको अभी आपका सैलरी बढ़ोतरी या पेंशन बढ़ोतरी में 1 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। तो ये इस लिहाज से एक बड़ी खबर है कि अभी आपको, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है फरवरी मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे और उसके बाद 1-2 महीने को अगर आप मान लीजिए तो अप्रैल तक नया पे कमीशन लागू हो जाए, यानी 1 अप्रैल से पे कमीशन 1 अप्रैल 2027 से नया पे कमीशन लागू होने की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब चीजें डिले होंगी और ये मामला अगस्त तक मिनिमम जाएगा, हो सकता है उससे 1-2 महीने और आगे खिंच जाए। तो इंतजार लंबा चलने वाला है, लोगों को, कर्मचारियों को अब इंतजार करना होगा। लेकिन सर एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अगर आयोग सरकार को रिपोर्ट नहीं देगा या बीच बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं या अपडेट नहीं करेगा, तो जो पेंशनर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है? नहीं, सरकार को उसकी रिपोर्ट देने की, प्रोग्रेस रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देने की जरूरत नहीं है आयोग को। आयोग का मैंडेट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ या जानता हूँ, आयोग का मैंडेट ये है कि आप, जो TOR में भी लिखा है कि आप मौजूदा जो देश के आर्थिक हालात हैं, सरकार का जो बजट है, तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो तमाम जो पार्टीज हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके आप सरकार को एक रिपोर्ट दीजिए कि साहब कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए, HRA क्या होना चाहिए आपका, जो तमाम दूसरे जो चीज़ें हैं, फैमिली यूनिट को लेकर जिस तरह की डिमांड है, तो तमाम जो चीज़ें हैं उसमें आयोग की रिपोर्ट क्या है। इसके बाद जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। हो सकता है कुछ चीज़ों को आयोग के पास फिर से भेजा जाए कि साहब हम इसमें ये संशोधन चाहते हैं, आयोग उन संशोधनों को करेगा, उसके बाद फिर सरकार के पास जाएगी और तब जब कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगा, मंजूरी मोहर लग जाएगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक्चुअली अगला सवाल सर मैं यही आपसे पूछने वाला था कि आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को, तो सरकार बाध्य तो नहीं है कि उसी रिपोर्ट को मानेगी? उसमें सरकार को अगर लगेगा कि कुछ बदलाव होने चाहिए तो वो बदलाव भी सरकार, बिल्कुल, आयोग की रिपोर्ट बाध्यकारी सरकार के ऊपर कतई नहीं है। सरकार को आयोग अपनी सिफारिशें देगा। जो तमाम आयोग बनते हैं वो अपनी सिफारिशें देते हैं सरकार को। उन सिफारिशों को सरकार या तो मानती है या कुछ संशोधन करती है और उसके बाद उन सिफारिशों को लागू किया जाता है, जो संशोधन करने के बाद आती हैं। तो सरकार के ऊपर बाध्यकारी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अंततः पैसा सरकार की जेब से जाना है और अंतिम जो डिसीजन है वो भी सरकार का है। लेकिन सरकार ये चाहती है, आयोग इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो तमाम पार्टीज हैं, तमाम स्टेक होल्डर हैं, उन सब की राय मशवरा लेकर, तमाम जो दूसरे फैक्टर हैं, और इसीलिए देखिए आयोग एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की प्रोसेस से गुजर रहा है। देश के तमाम हिस्सों में जो संगठन हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनके साथ बातचीत की गई है। अभी भी जो नया एक ब्रीफ पॉज लिया गया भुवनेश्वर की और कोलकाता की बैठक के बाद, उसके बाद एक छोटा पॉज लिया गया और नया शेड्यूल मीटिंग्स का आयोग ने फिर जारी किया, जिसमें दिल्ली में मीटिंग होने वाली है 7 अगस्त और 10 अगस्त को। उसके बाद आपकी चेन्नई और पुडुचेरी में सितंबर के महीने में, अर्ली सितंबर के महीने में वहाँ मीटिंग्स होंगी। तो आप जिन लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है कंसल्टेशन में और जिनके मेमोरेंडम जमा हैं, वो तमाम लोग इन कंसल्टेशन में इंटरेक्शन में बैठ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो आयोग अभी तमाम दूसरे जगहों पर जाएगा, तमाम यूटीज में जाएगा और वहाँ पर और स्टेट्स में, और वहाँ लोगों के साथ बातचीत करेगा। तो इसलिए माना जा रहा है कि जब ये पूरी की पूरी कंसल्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आयोग दरअसल रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगा। ओके। और एक चीज़ और सर कि आप जानते हैं कि लगातार डिमांड की जा रही है OPS को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, और इसको लेकर आंदोलन भी होने जा रहा है सितंबर के अंदर, आई थिंक। बिल्कुल, तो 6 सितंबर को। जी, 6 सितंबर को। क्या लग रहा है सरकार कुछ फैसला ले सकती है सर इसके ऊपर? नहीं, देखिए, इस आंदोलन के होने का मतलब, आंदोलन के आयोजन किए जाने का ऐलान तब किया गया जब उससे कुछ दिन पहले या लास्ट वीक की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते ही सरकार ने संसद में ये कहा, शोभा करंदलाजे की तरफ से ये कहा गया, श्रम जो राज्य मंत्री हैं, कि साहब हमारे पास पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब सरकार ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया, उसके बाद संभवतः जितने भी
मजदूर संगठन है या कर्मचारी संगठन है, वो लगातार अपने जो अलग अलग मेमोरेंडम है या और दूसरे मंचों से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि साहब पुरानी पेंशन से इतर कोई चीज़ हमको स्वीकार नहीं है, चाहे आपकी यूपीएस हो या एनपीएस हो। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन या जो रार का मसला जो बनेगा वो आपका पुरानी पेंशन बनने वाली है, जहां ऐसा लगता नहीं है कि 8th पे कमीशन भी इस बात की सिफारिश करेगा कि साहब पुरानी पेंशन आप लागू कीजिए, क्योंकि वो न केवल केंद्र सरकार के बजट पर, खजाने पर बड़ा बोझ पैदा करेगी, बल्कि राज्यों के लिए भी उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। अभी कुछ ही राज्यों में है और उनमें से कई राज्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो सैलरी और पेंशन की वजह से राज्यों की आर्थिक हालात जो हैं वो चरमरा जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है सर, देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। आंदोलन भी ओपीएस को लेकर होने जा रहा है सितंबर को, 6 सितंबर को, और फिर आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, कब तक रिपोर्ट सौंपता है इस पर भी नज़र बनी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दरअसल इस बार के मॉनसून ने बैंकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश के कई हिस्सों में पैची मॉनसून को देखते हुए बैंक जो हैं रूरल लैंडिंग यानी कि जो ग्रामीण कर्ज है इसे लेकर अलर्ट हो गए हैं। चिंता यह है कि अगर बारिश सामान्य नहीं रही तो खरीफ फसलों की पैदावार और किसानों की जो आय है वो प्रभावित हो सकती है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर और रूरल लोन की ईएमआई चुकाने की जो उनकी क्षमता है उस पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि बैंक फिलहाल इसे संभावित जोखिम मान रहे हैं, कोई बड़ा संकट घोषित नहीं किया गया है। तो प्रवीण सर, क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा संकट आप देख रहे हैं जिस तरीके से बैंकों की चिंता बढ़ रही है कि उनके पास जो उन्होंने कर्ज दिया है उसकी ईएमआई समय पर आएगी या नहीं, कितना बड़ा संकट आपको नजर आ रहा है सर? नहीं, देखिए, रूरल इकोनॉमी पर 3 तरफा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही सिमरनजीत, और हमने इससे पहले भी एक बार जब डिस्कस किया था मनी सेंट्रल में ही, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी। नई खबर आपकी अल्नीनो कह लीजिए या आप मॉनसून का जो डेफिसिट है, रेन डेफिसिट है, रेनफॉल डेफिसिट है, उसकी वजह से कर्ज मिलने में दिक्कत या बैंकों के हाथ रोकने से जुड़ी हुई है। और ये एक पूरा दरअसल स्पाइरल है जो एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है सिमरनजीत जी। केवल और केवल मामला ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है या माइक्रो एसएमईज हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या एग्री लोन है, इनको जो मिलने वाला कर्ज है उसमें कटौती होने की बात नहीं है। बात यह है कि बड़े लेवल पर रूरल कंजम्पशन में भी गिरावट आने की आशंका कही जा रही है, जो हमने कुछ दिन पहले ही मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था। और सीधे तौर पर यह रेन डेफिसिट का असर यहां दिखाई दे रहा है। तीसरी जो बड़ी आफत आने वाली है वो ये है कि अगस्त से ही सारे प्रोडक्ट्स आप उठा लीजिए, चाहे आप कार उठा लीजिए, चाहे 2 व्हीलर उठा लीजिए, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल या वाइट गुड्स को उठा लीजिए, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो आप देखिए कि 1.5-2 साल पहले से अगर हम पीछे के माहौल पर नज़र डालते हैं, अर्बन कंजम्पशन या अर्बन डिमांड लगातार लैग करती हुई दिखाई दी, हमको लगातार कमज़ोर दिखाई दी। कौन सी चीज उसकी भरपाई कर रही थी? वो कर रही थी आपकी रूरल इकोनॉमी। गांव की अर्थव्यवस्था दरअसल डिमांड को सस्टेन किए हुए थे, पूरे देश की डिमांड को, अर्बन इकोनॉमी की जो डिमांड है वो कमजोर बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो मॉनसून का सीधा असर दिखाई दे रहा है या कम बारिश का, वो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था 3 तरफा जोखिम से यहाँ पर गिरती हुई सिमरनजीत दिखाई दे रही है। ओके, तो सर आपको लगता है कि अगर मॉनसून ये कमज़ोर रहता है, इसी तरीके का पैची मॉनसून रहता है, तो बैंकों का एनपीए भी बढ़ सकता है इससे? डेफिनेटली बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो जो टाउन है, छोटे टियर 2 टियर 3 शहर और उसके बाद के जो और छोटे कस्बे या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर आपके लोन्स में स्ट्रेस नज़र आने लगा है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वहाँ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जो 50,000 रुपये से कम के पर्सनल लोन हैं वहाँ पर भी आपको बैंकों को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ नॉन पेमेंट या ईएमआई का जो है भुगतान न होना, ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सर इससे अगर मॉनसून ही कमज़ोर रहता है, फसल ख़राब होती है, तो सिर्फ बैंकों के लिए नहीं बल्कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया, क्योंकि रूरल कंजम्पशन भी तो कम होगी इससे। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये 2-2.5 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा
जब रूरल कंजम्पशन या रूरल डिमांड ही जी, गिरती हुई गिरती नजर नजर आएगी। आएगी। अगर कम मानसून रहा, और आप ये देखिए कि ये चूंकि पूरा खरीफ सीजन की बुआई का टाइम है, 16% मानसून डेफिसिट है अभी जी। भी, जबकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो मानसून की प्रोग्रेस अच्छी हुई है। 16% कम रेनफॉल हुई है, खरीफ की बुआई में तेजी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो अभी खरीफ की बुआई जी। अभी भी 6-7% जो है वो कम चल रही पिछले साल के मुकाबले। अब अगर खरीफ की बुआई कम हुई तो इसका असर ये होगा कि जब आप अक्टूबर नवंबर में जब आप फेस्टिव सीजन की तरफ जी। जाते हैं, जब आपकी फसलों की तमाम कटाई होती है, और वो एक सबसे बड़ा पुश होता है जब रूरल इकोनॉमी से डिमांड सबसे ज़्यादा आती है। ज़्यादातर कार कंपनियां हों, चाहे तमाम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और दूसरी चीज़ें हैं, बाइकों की सेल्स हो, ट्रैक्टर्स की सेल हो, वो सब हमें बड़े पैमाने पर वहाँ दिखाई देती है। तो किसानों की अगर कमाई में गिरावट आई तो यहाँ हमको फेस्टिव सीजन में डिमांड कम दिखाई देगी और कंपनियों की बिक्री भी कम दिखाई देगी। और आप समझिए कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, क्रूड के महंगे होने और उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के महंगे होने की वजह से जो तमाम कंपनियां हैं वो अगस्त से ही दाम बढ़ाने का मन बना रही हैं। ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, बेचने वाली कंपनियां, उन सब का इरादा है कि अब हम अगस्त से कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही सर बैंकों की प्रोविजनिंग को लेकर भी एक सवाल उठता है कि क्या इस तरीके को रिस्क, जो इस तरीके के रिस्क हैं, इन्हें देखते हुए बैंकों को अपनी प्रोविजनिंग या जो क्रेडिट असेसमेंट है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, उनको सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, बैंक तो ऑटोमेटिकली बैंकों ने खुद को अलर्ट कर लिया है। बैंक पहले से ही एक कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं कि अब रूरल जो आपका क्रेडिट है या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को क्रेडिट है जो इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि एक डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए बैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो बैंक जो है मेन स्ट्रीम के या बड़े बैंक हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ही कर्ज देना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि आगे जाकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो कर्ज हैं ये डिफॉल्ट होंगे, यहाँ एनपीए जनरेट होंगे, और उसके जरिए उनके ऊपर जो ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलना चाहिए वहां पर जाकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्रेडिट लाइन का डिसरप्ट होना किसानों के लिए या रूरल इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी मुश्किल पैदा करेगा, और उसका आप ये समझिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि बड़े लेवल पर अगर आप रूरल इकोनॉमी को देखेंगे तो, और नाबार्ड की ये रिपोर्ट है जिसको हमने मनी सेंटर में भी डिस्कस किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को इस बात का, उनका जो सर्वे किया गया उसमें ये उन्होंने कहा कि उनको अपनी कमाई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और कमाई उनकी बढ़ी भी नहीं है एक साल में। और बड़े लेवल पर जो किसान और छोटे जो गरीब परिवार हैं वो अब अपने कर्ज की ज़रूरत के लिए जो निजी सूदखोर हैं या महाजन हैं उनके ऊपर निर्भर हुए हैं, बैंकिंग चैनल से इतर। तो आप अगर जो निजी साहूकार हैं जो कर्ज प्रोवाइड कराते उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रेस यहाँ से क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। चलिए प्रवीण सर, एक हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि बैंकों की चिंता बढ़ रही है इस तरीके के मॉनसून को देखकर, लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर है कि बैंक किस तरीके से कमाई कर रहे हैं, और कमाई कर रहे हैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाकर। दरअसल प्राइवेट बैंकों ने FY26 में सिर्फ एक साल के अंदर ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर करीब 4,949 करोड़ रुपए यानी कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी वसूली है। और इसी FY26 में प्राइवेट बैंकों ने ये जो वसूली की है उसमें कौन से बैंक टॉप पर हैं, अगर हम इसकी अगर बात करें, पहले अगर सरकारी बैंकों की बात करें, ये तो हमने प्राइवेट बैंकों को बताया कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम वसूली है पेनल्टी लगाकर, और जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने 2,137 करोड़ रुपए वसूले हैं मिनिमम बैलेंस ना रखने को लेकर। हालांकि जो सरकारी बैंक हैं वो इस तरीके की जो शर्तें हैं वो हटाते जा रहे हैं लगातार, लेकिन प्राइवेट बैंकों में ये शर्तें बनी हुई हैं। आपको इसी में आगे ये भी बताएंगे कि किस बैंक ने सबसे ज़्यादा कमाए हैं। लेकिन प्रवीण सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से प्राइवेट बैंकों ने 5,000 करोड़ एक साल में कमा लिए सिर्फ पेनल्टी लगाकर, ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी गलत नहीं लगती है वाली?
नहीं, केवल प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंकों का कम है, लेकिन आप दोनों को अगर कंबाइंड कर लेंगे 5,000 करोड़ प्राइवेट बैंकों के और 2,000 करोड़ सरकारी बैंकों के, तो 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम निकलती है। एक साल में आपके खाते में जो बैंकों की प्रिस्क्राइब्ड जो सीमा है कि साहब कम से कम 10,000 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये रखिए, उससे आप अगर थोड़ा कम ज़्यादा आपका होता है एवरेज लेवल पे, तो आप पर एक चार्ज थोप दिया जाता है। और आप समझिए कि 7,000 करोड़ रुपए आम आदमी की जेब से चला जाना केवल और केवल इस मद में कि साहब आपके खाते में पैसा कम है, सिर्फ एक साल के अंदर वो भी। बिल्कुल। तो बैंक दरअसल इस ट्रेंड को, और ये भी आंकड़ा सरकार ने संसद में जारी किया, बिल्कुल। आप समझिए कि संसद में जो सरकार आंकड़े जारी करते हैं उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं कि लोगों पर किस तरह के बिना वजह के बर्डन बैंक्स और या तमाम तरह से डाले जाते हैं। अब इसमें आपने HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, इनके जो आंकड़े हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप समझिए कि बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में जो ब्याज से कमाई का जो उनका मुख्य धंधा था जी, उससे बाहर निकलकर फी कमीशन और या जो फीस के जरिए होने वाली कमाई है उस पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया है। बिल्कुल। चाहे ATM के चार्ज हों, चाहे आपके चेकबुक का चार्ज हो, चाहे आपका दूसरे जो तमाम SMS या बाकी के जो अलर्ट हैं, ट्रांजैक्शन अलर्ट हैं, इनको प्रोवाइड कराने की बात हो, बैंक लंबे चौड़े अमाउंट जो है वसूलती है। और आप समझिए कि मैं एक डेटा देख रहा था, HDFC बैंक ने ही FY26 में अकेले इस तरह की जो फीस और कमीशन की जो इनकम है इससे 35,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ICICI बैंक ने 27,000 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक ने 20,000 करोड़। तो बैंकों की जो कमाई है उसका अब एक बड़ा हिस्सा इस तरह की नॉन इंटरेस्ट इनकम के तौर पर सिमरनजीत आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। प्रवीण सर, आपने यहाँ पर एक डेटा बताया, इंटरेस्टिंग डेटा बताया, एक डेटा मैं भी रखना चाहूँगा जो कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये डेटा यहाँ पर पेश किया। ये पेनल्टी से जुड़ा हुआ डेटा ही था जो कि आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा उसकी एवज में ये वसूला गया। सबसे ज़्यादा कमाई हुई HDFC बैंक की। FY26 में इन्होंने कमाए 1,798 करोड़ रुपए, यानी कि 1,800 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। दूसरे नंबर पर एक्सिस बैंक है जिसने 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले हैं एक साल के अंदर। और इन दोनों को ही मिला के अगर देखें, सिर्फ HDFC और एक्सिस बैंक को, तो करीब करीब 3,000 करोड़ तो इन दोनों बैंकों ने ही मिलकर कमाए हैं। और तीसरे नंबर पर ICICI बैंक का नाम आता है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो प्रवीण सर, आपको नहीं लगता कि RBI को भी कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हर एक बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की जो शर्त है वो अलग अलग है, और लिमिट भी अलग है, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 20,000। तो क्या आपको नहीं लगता कि RBI को एक समान रूल बनाने चाहिए? नहीं, RBI देखिए, बैंक जो भी चार्ज लेते हैं उसके लिए सारी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस RBI तय करता है जी। कौन कितना पैसा लेगा और उनके कितना मिनिमम बैलेंस पर पैसा लेगा, ये बैंकों के ऊपर निर्भर रहता है। कुछ आज़ादी बैंकों को इस काम में दी गई है, लेकिन रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस रहते हैं। लेकिन मोटी बात सिमरनजीत ये है कि बैंक धीरे धीरे अपना जो कामकाज है उसको इंटरेस्ट से हटाकर, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया उसका काम हो गया, आपका इंश्योरेंस बेचना हो गया, इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचना हो गया, या आपके अलग अलग तरह के ये जो चार्जेस हैं इनको वसूलना हो गया। बैंक कमाई को अब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्याज में अगर आप देखेंगे जो बैंकों की इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी दरअसल बड़ा मामला पेचीदा हुआ है, क्योंकि बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उस हिसाब से बढ़ी नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ लगातार बैंकों की बढ़ रही है। दूसरी चीज़, डिपॉजिट पर बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। जो आपका लोन और डिपॉजिट के बीच का जो स्प्रेड है, या जैसे डिफरेंस कहिए दोनों के इंटरेस्ट रेट के बीच में, उसमें लगातार कमी आती हुई दिखाई दी है। तो बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि डिपॉजिट आपको मोबिलाइज करना पड़ रहा है क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। तो बैंकों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इंटरेस्ट इनकम के मोर्चे पर जरूर आई है, और इसीलिए बैंक कोशिश ज़्यादा इस बात की कर रहे हैं कि चाहे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देकर या आपके जो दूसरे इस तरह के कस्टमर पर बेसिकली बोझ डालकर वहाँ से पैसा निकाला जाए।
ओके, चलिए, तो अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है, स्पेशली अगर प्राइवेट सेक्टर के किसी बैंक में अकाउंट है, तो आप कोशिश करें कि उसमें जो मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त है उसको पूरा ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरीके की पेनल्टी ना भरनी पड़े। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, और अगली खबर गोल्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस वुड का ये मानना है कि हालिया गिरावट के बाद गोल्ड एक बार फिर से खरीदने का अच्छा मौका बन गया है। उनके अनुसार गोल्ड का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगली तेजी पहले से भी बड़ी हो सकती है। इसकी वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार सोने की खरीद, बढ़ता सरकारी कर्ज, फिएट करेंसी पर घटता भरोसा और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं। वुड ने सोने के साथ साथ गोल्ड माइनिंग कंपनीज के शेयरों को भी अट्रैक्टिव बताया है। अब ये तो हो गई गोल्ड की बात, उन्होंने एआई पर भी बात करी है। क्रिस वुड ने अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में कहा है कि चीनी ओपन सोर्स एआई मॉडल अमेरिकी एआई कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कम लागत वाले चीनी मॉडल तेजी से पॉपुलर होते रहे तो अमेरिकी टेक कंपनियों की तरफ से एआई इंफ्रा पर किए जा रहे सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल पाएगा। इससे अमेरिकी टेक सेक्टर में मैसिव कैपिटल डिस्ट्रक्शन, यानी कि निवेशकों की पूंजी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे गोल्ड को लेकर एक मैं सवाल जानना चाहूँगा। सर, गोल्ड में लोग अब जो है डर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने वो पीक देख लिया जनवरी के अंदर 1,85,000 का, लेकिन उसके बाद से सोना गिरता ही जा रहा है। और अब अगर हम देखें कि पिछले काफ़ी समय से एक रेंज में कारोबार करता हुआ सर नज़र आ रहा है। अब क्रिस वुड कह रहे हैं कि अगली जो रैली है वो जो आपने पीछे देखा उससे भी बड़ी होने वाली है। तो आप कितना सहमत है सर इससे? बिल्कुल, देखिए, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो क्रिस वुड संभवतः ऐसे पहले एनालिस्ट या जानकार या एक्सपर्ट हैं जिन्होंने गोल्ड पर एक बुलिश ट्रेंड रखा है कि आप सोने में पैसा लगा सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है। स्टॉक्स के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि न केवल गोल्ड कंपनियों बल्कि गोल्ड की माइनिंग कंपनियों पर भी आप दांव लगा सकते हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि पीक के बाद गोल्ड में एक पॉज आया और उस पॉज के बाद अब नई पोजीशंस गोल्ड में बनना शुरू हुई हैं जी। और इस मौके को जो इन्वेस्टर्स हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि जो आपने भी फैक्टर बताए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की जो अहमियत है उसका एक बार फिर से बढ़ना हो, सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड की खरीदारी पर एक्टिव होना हो, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो सोने को फिर से तेजी के एक नए दौर में लेकर जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप बात करेंगे क्रिस वुड की, तो वो इस गोल्ड में पैसे लगाने को लेकर इस वक्त खासे बुलिश नजर आ रहे हैं। फियर एंड ग्रीड एंड फियर में उन्होंने अपनी इस बात को लिखा है। बिल्कुल। तो सर, आपको लगता है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं ये लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, स्पेशली अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है एक बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यही एक सिर्फ रीजन होगा अगली रैली का, या कुछ और बड़ा रीजन भी आपको नजर आ रहा है? अब ज़्यादा बड़ा रीजन देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जी। अगर आप इनको देखेंगे, सेंट्रल बैंक की खरीदारी देखेंगे, तो जब से सोने की कीमतों में तेजी आना शुरू हुई है सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड को या वॉल्यूम्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। चाहे चाइना को देख लीजिए या भारत को भी अगर आप देख लीजिए, जैसा पिछले अगर आप देखेंगे 2018-19 के बाद से जिस लेवल पर खरीदारी आरबीआई ने की, अब उतनी तेजी से नहीं हो रही, क्योंकि सोने की कीमतों में तेज इजाफा यहाँ पर दिखाई दिया है। तो अकेला सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इसका फैक्टर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एक बार फिर से सोने में पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके साथ ही एआई रिलेटेड जो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी पैदा हुई है वो भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए सर, ये तो गोल्ड की बात कर ली, लेकिन साथ ही में उन्होंने एआई की भी बात करी है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से चाइना जो है ये चीप कह लें कि सस्ते कह लें, इस तरीके की वो टेक्निक लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो आपको लग रहा है कि वाकई जिस तरीके से चाइना ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है सर, चाहे डीप सीक जैसे हम एआई की बात करें या और भी वो जो चीज़ें लेके आया है, ये अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा खतरा है आने वाले टाइम में?
बिल्कुल, ये एक बड़ा आप समझिए कि जो एआई को लेकर एक जो बात कही जा रही थी कि एआई का बूम जो है वो क्या बस्ट होने वाला है, उससे भी जुड़ी हुई है। दूसरी उन्होंने कई चीज़ें यहाँ जी। पर बताई है। एक बात, चाइनीज़ सस्ते जो एआई मॉडल हैं वो किस तरह से अमेरिकी जो कैपिटल मार्केट्स हैं जी। वहाँ पर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, वहाँ तबाही ला सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा जो एआई का जो सेटअप है जी। उसमें किस तरह के बदलाव अब दिखाई दे रहे हैं, क्या वहाँ पर अब तेजी की गुंजाइश बची है या नहीं बची है, इस बात का भी जिक्र किया। तीसरी बात यह है कि आखिर एआई में पैसा आप लगाएं कहाँ, जी। इस चीज़ का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि साफ तौर पे जो एआई की जो कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाने के बजाय, और उसके लिए उन्होंने एक 1849 का जो गोल्ड रश कैलिफोर्निया का जो गोल्ड रश है उसका भी एक तरह से उदाहरण दिया है कि जब वहाँ साहब सोने की खोज को लेकर सरगर्मी बढ़ी तो लोगों ने सोने की कंपनियों में जो खुदाई कर रहे थे लोग, सोने की खुदाई करने वाली उसके पीछे दौड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री कुदालों की और इनकी फावड़ों की हुई और इसलिए वहाँ पर इनकी बिक्री तेज हुई। तो उनका कहना यह है कि एआई में जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं वो ओपन एआई या एंथ्रोपिक या बाकी कंपनियों की जगह जो जीपीयू में बनाती हैं, काम करती हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, डेटा सेंटर बनाती हैं या नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती हैं एआई से रिलेटेड, इन कंपनियों में पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात जो आई कि क्या एआई का बूम जो है वो खत्म होने जा रहा है सिमरनजीत, उसको लेकर कई बड़ी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं इस वक्त। एक जो कोरिया की जो कंपनी है एसके हाइनिक्स करके, बिल्कुल, वहाँ बड़ी जो गिरावट है उसने एक तरह से पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये जो एआई का जो मार्केट था ये बस्ट होने वाला है। बिल्कुल। और एसके हाइनिक्स की सर आपने बात करी, इसको काफ़ी इसकी मार्केट वैल्यू देखें अगर हम, इसमें भी काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिली है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए इसकी वजह से एसके हाइनिक्स की वजह से मंगलवार को कोस्पी जो है वो 11% गिरा और आज बुधवार को जो है यहाँ 10% गिरा। लगभग 2.18 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है वो इस इंडेक्स का डाउन हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि एसके हाइनिक्स का जो रेवेन्यू को लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुआ उसने जो है ये पूरा का पूरा जो तबाही जो कोरिया के मार्केट में है वो पैदा की। एसके हाइनिक्स का प्रॉफिट अगर आप देखें, क्वार्टरली प्रॉफिट अभी क्वार्टरली नंबर जारी किए, 6 गुना इसमें इजाफा हुआ है और आपका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे एक क्वार्टर में ही तो वो $42 बिलियन का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। रुपए में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 3,80,000 करोड़ रुपए का एसके हाइनिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक तिमाही का प्रॉफिट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एआई की जो कंपनियां हैं उनमें उनमें किस तरह का बूम दिखाई दिया। लेकिन एक महीने के भीतर ही ये स्टॉक जो है वो तकरीबन 45% जो है इसमें गिरावट आई है। मार्केट कैप इसका घटकर अब लगभग जो है वो 700 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया। 600 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है, आधा हो गया। और इसी वजह से एक बड़ा डर इस बात का है कि क्या ये जो तबाही है ये ग्लोबल मार्केट्स में भी फैलेगी जो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो सर जिस तरीके से ये एक महीने में ही 600 बिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है वो साफ हो चुकी है, मार्केट कैप इवन आधी हो चुकी है इनकी, तो आपको लग रहा है कि .com बबल जैसी ये सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए और जो क्रिस वुड हैं उन्होंने भी इस बात का यहाँ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साहब जो पैसा लग रहा है अमेरिका की, उन्होंने बात की कि जो पैसा एआई के मॉडल्स को डेवलप करने पे लग रहा है उसमें इस साल अब तक 194 बिलियन डॉलर आए हैं, वो डेट के जरिए आए हैं। और सिर्फ 55 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अब जो एआई में जो पैसा इन्वेस्टर लगा रहे हैं वो पैसा डेट के जरिए लगाया जा रहा है या डेट का पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लोग अब कम कर रहे हैं। तो अगर ये क्राइसिस बढ़ती है तो क्या ये जो इतना भारी भरकम जो डेट लिया गया है, जो इस उम्मीद में लिया गया है कि इनके शेयर ऊपर भागेंगे और उसके जरिए मुनाफा होगा, उसके जरिए ये भरपाई होगी, तो जो
मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में एआई को लेकर जो उत्साह पैदा हुआ था, जो हाइप पैदा हुआ था, वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो जैसा क्रिस वुड या तमाम दूसरे एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये अगर क्राइसिस बड़ी हुई तो दुनिया की जो तमाम कंपनियों में जो पैसा बना या जो उनकी वैल्यूएशंस खड़ी हुई, चाहे आप एंथ्रोपिक को देख लीजिए, चाहे आप ओपन एआई को देख लीजिए, या बाकी जो कंपनियां TSMC है या SK हाइनिक्स है, इन सब के जो बबल बने थे वो सब रातों रात बस्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है सर। अभी खैर नज़र रहेगी कि आगे एआई सेक्टर के अंदर क्या होता है। और गोल्ड को लेकर जो क्रिस वुड ने कहा है कि अगली रैली, ये जो पिछली हमने रैली देखी गोल्ड के अंदर, इससे भी ज़बरदस्त हो सकती है, तो इस पर भी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच प्रवीण सर इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। नमस्कार।